हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न जीके रोबिन परमार चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक जोहार करता हूं। आप सभी का आबाद आभार इस्तकबाल खैर मकदम। आप सभी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त रोबिन परमार, एक नए जोश के साथ में और एक और नई क्लास के साथ में आप सभी के साथ में जुड़ चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें हमारी नदियाँ कौन सी रहेगी, तो अरब सागर की नदियाँ। क्योंकि राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम पहले आंतरिक प्रवाह की एवं बंगाल की खाड़ी की नदियों को पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मुख्यतः 3 भागों में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और अरब सागर का अफवाह तंत्र आज हम जो कि पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अरब सागर की नदियाँ या अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम मानचित्र के द्वारा समझेंगे अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है उसको हम। तो इस प्रकार से हमारा भौगोलिक मानचित्र है। तो इसमें हम देखेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र है। वहाँ पर जो हमारी 4 मुख्यतः नदियाँ हैं, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। तो जो कि अरब सागर में 2 खाड़ी है, कच्चे की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर का ही हिस्सा है। ये हमें पता होना चाहिए। तो साबरमती और माही नदी जो है वो अपना जल कहाँ ले जाकर गिराती हैं, तो खंबात की खाड़ी में। और लूनी और पश्चिमी बनास जो 2 नदियाँ हैं वो अपना जल कच्चे की खाड़ी में ले जाकर गिराती हैं। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। और ये पश्चिमी बनास है वो भी अलग है, और बनास नदी जो कि बनास नदी है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, जिसको वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, वो अलग नदी है। और ये पश्चिमी बनास अलग है, जो कि अरावली की पश्चिम दिशा से निकलती है। तो इस प्रकार से हमारा यह भौगोलिक व्यू है। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र को देखें तो इस प्रकार से हम चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें देखें तो अरब सागर का अफवाह तंत्र जो कि 2 खाड़ियों के बीचों में बांटा गया है। ये हमारे अरब सागर का ही हिस्सा है। तो कच्चे की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो लूनी एवं पश्चिमी बनास और उनकी सहायक नदी। तो लूनी नदी की सहायक नदियों में देखें तो जवाई, जोजड़ी, लिलड़ी, सुकड़ी, बांडी, सांगी और मिठड़ी है। और पश्चिमी बनास की देखें तो चिपू, गोहलन, दारवेल और कुकड़ी है। तो इस प्रकार से हमारी ये कच्चे की खाड़ी की मुख्यतः एवं सहायक नदियाँ हैं। और खंबात की खाड़ी की नदियों की बात करें तो हमारी 2 नदियां हैं, साबरमती, माही, जो कि मुख्यतः नदियां हैं, और उनकी सहायक नदियां भी बहुत हैं। तो साबरमती की सहायक नदियों में देखें तो मेसवा, वाकल और वत्रक नदी, सई नदी, हतमती नदी और माजम है। और माही नदी की सहायक नदियों में देखें तो सोम, जाखम, ईरू, अनास, चाप, हरण और भादर नदियाँ हैं। और माही की प्रमुख सहायक नदियों में सोम नदी है, जो कि उसकी भी सहायक नदियाँ देखें तो गोमती, सारनी, टीडी और कागदर हैं। तो इस प्रकार से हमारे अरब सागर के अफवाह तंत्र का एक अच्छा सा चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र को 2 मुख्यतः भागों में बांटा है। कौन कौन से, तो कच्चे की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी के रूप में। तो आज हमारी फर्स्ट और इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो नदी रहने वाली है अरब सागर के अफवाह तंत्र की, तो वो है माही नदी। तो माही नदी के उपनाम या अन्य नाम क्या क्या हैं, तो वागड़ या कांठल की गंगा। तो वागड़ का क्षेत्र है जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, और कांठल वाला जो क्षेत्र है वो हमारे हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो सीमा वाला क्षेत्र है उसको कांठल बोलते हैं। इसलिए इस नदी का उपनाम क्या है, तो वागड़ और कांठल की गंगा नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी अंचल में जैसे कि वागड़ का क्षेत्र है और हमारे मेवाड़ का कुछ भाग है, वहाँ पर हमारे आदिवासी भाइयों या आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इसको आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के भी नाम से भी जाना जाता है। तो बांगड़ और कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी नदी को कहते हैं, तो माही नदी को कहते हैं। तो उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है माही नदी का, मेहद झील, अममोरक की पहाड़ियाँ या विंध्याचल की पहाड़ियों से, जो कि धार मध्य प्रदेश से होता है।
तो उद्गम की बात करें तो मेहद झील अममोरक की पहाड़ियाँ या विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। एवं राजस्थान में यह कहाँ से प्रवेश करती है तो खादू गांव में, जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है, वहाँ से राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई नरवाली, जो कि बांसवाड़ा का सबसे उत्तरी बिंदु है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये पंचमहल गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से माही नदी के उपनाम बागड़ और कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। उद्गम की बात करें तो मेहद झील अममोरक या विंध्याचल पर्वत थार मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, खादू गांव में बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है, एवं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है तो उसको कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है, एवं डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है तब उसको बागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अंत में पंचमहल गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस प्रकार से माही नदी हमारे ये कुछ मोस्ट पॉइंट है। झील पूछे कहाँ से उद्गम होता है तो मेहद झील, जो कि मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में प्रवेश पूछे तो खादूग्राम बांसवाड़ा जिले में। तो इस प्रकार से हम देखें तो माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में देखें तो इसकी लंबाई कितनी है तो 171 किलोमीटर है, और राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नित्यवाही नदी कौन से तो चंबल है हमारे, और उल्टे यू आकार में बहने वाली एकमात्र नदी है। उल्टे यू आकार में बहने वाली एकमात्र नदी जो कि माही है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी देखें तो हमारी वो भी माही नदी है, जो कि आपको भौगोलिक व्यू जो कि इसका मानचित्र है उसमें आपको दिख रहा है, जो रेड कलर का, जो कि उल्टा यू आकार में आपको दिख रहा है, जो कि दक्षिण से ही उद्गम होता है और दक्षिण में ही निकास होता है। एकमात्र ऐसी नदी है तो कौन सी है, माही। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछ ले तो ये सेकंड लेवल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है तो लिम्पापो नदी है हमारे। तो इस प्रकार से ये माही नदी है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्रों को, वहाँ के आसपास के मतलब जो क्षेत्र है उसको छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवेश और निकास दक्षिण से होता है, और सुजलाम और सुफलाम क्रांति इसी नदी के किनारे हुई थी, और दक्षिणी राजस्थान में छप्पन का मैदान का निर्माण करती हैं, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है उधर छप्पन का मैदान का निर्माण करती है। और इसके किनारे कल्यागोट नगर बसा हुआ है, जो कि डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर स्थित नगर है, और जो कि बोहरा संप्रदाय की सैयद फखरुद्दीन की मजार स्थित है वहाँ पर। तो माही नदी पर त्रिवेणी संगम भी होता है। तो त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है तो हमारा नवाटपुरा डूंगरपुर, जहाँ पर किन किन नदियों का संगम होता है तो माही, सोम, जाखम नदियों का संगम होता है। वहाँ पर बेणेश्वर धाम है, जिसकी स्थापना किसने की थी तो संत मावजी ने की थी, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो बेणेश्वर धाम है, वहाँ पर माघ पूर्णिमा को विशाल मेला बढ़ता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित मतलब थोड़ी टूटी हुई शिवलिंग है, टूटा हुआ मतलब थोड़ी है, तो उसकी पूजा कहाँ पर की जाती है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वो हमारे बेणेश्वर धाम में स्थित हैं, जो कि त्रिवेणी संगम पर स्थित हैं। जैसे माही नदी का त्रिवेणी संगम होता है सोम, माही, जाखम नदियों का, वैसे ही राजस्थान में और भी त्रिवेणी संगम है। फर्स्ट हम देखें तो बिगोद, जहाँ पर भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ पर बेड़च और बनास और मैनाल नदी का संगम होता है त्रिवेणी। और जोधपुर या टोंक नामक स्थान है, वहाँ पर बनास, बांडी और मानसी नदियों का भी त्रिवेणी संगम होता है। देवली टोंक स्थान है, वहाँ पर बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम होता है। और रामेश्वरम जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, वहाँ पर बनास, सीप और चंबल नदी का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। छप्पन का मैदान पूछे तो माही नदी के किनारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों को छप्पन का मैदान कहता है। एवं छप्पन की पहाड़ियों की बात की जाए तो हमारे कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, जो कि बाड़मेर के बेसिन का निर्माण करती हैं। तो माही नदी पर परियोजना भी है, तो जो कि विद्युत परियोजना है, तो इसमें इस परियोजना का हिस्सा 100 में से
45% राजस्थान को जाता है एवं 55% गुजरात को जाता है, जो कि एक संयुक्त परियोजना है। इस नदी पर बांध बने हुए हैं कौन कौन से, तो कडाना बांध जो कि पंचमहल गुजरात में बना हुआ है, और माही बजाज सागर बांध जो कि बोरावस बांसवाड़ा में बना हुआ है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध। और भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है तो माही बजाज सागर बांध है, और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है, तो माही बजाज सागर है। और भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध जो कि हमारे कोटा में है। और कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में इस नदी पर, माही नदी पर बना हुआ है। इसके तट पर बसे नगर कौन कौन से, तो बेणेश्वर, गलियाकोट और पीपलकुट है। और माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सोम, जाखम, ईरू, अनाज, छाप, हरण और भादर जो कि माही नदी की सहायक नदियां हैं। और माही बजाज सागर परियोजना कब निर्माण किया गया, तो 1972 से 1983 के बीच में। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो कि 3109 मीटर लंबा है, किलोमीटर में माने तो 3.1 किलोमीटर। तो अगली हमारी नदी रहने वाली है सोम नदी। तो उद्गम की बात करें तो बिचामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है, एवं बेणेश्वर नामक स्थान पर डूंगरपुर जिले में माही नदी में जाकर मिल जाती हैं। और सोम नदी पर दो बांध बने हुए हैं, याद रखना है आपको। सोम कागदर बांध जो कि उदयपुर में है, सोम कमलांबा बांध जो कि डूंगरपुर में है। दो बांध बने हुए हैं। नगर कौन सा बसा हुआ है इसके पास में, तो देव सोमनाथ है। सहायक नदियों में देखें तो जाखम, गोमती, सारनी, टीडी और कागदर जो कि सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो हमें याद रखना है सोम नदी का उद्गम पूछे तो बिचामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। एवं कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो सोम कागदर बांध जो कि उदयपुर में है, और सोम कमलांबा बांध जो कि इस पे सिंचाई परियोजना भी है जो कि डूंगरपुर में है। तो इस प्रकार से हमारी सोम नदी है। तो हमारी अगली और इम्पोर्टेंट जो नदी है गोमती नदी, तो जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो राजसमंद से होता है, एवं उदयपुर में आकर सोम नदी में मिल जाती हैं। तो राजसमंद झील व जयसमंद झील को जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है, तो गोमती नदी के द्वारा ही इन झीलों में जल की आपूर्ति होती है। राजसमंद में राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। और जयसमंद झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम एवं मीठे पानी की झील है, इस झील का भी जलापूर्ति कहाँ से होती है, तो गोमती नदी से ही होती है। वर्तमान में माही व कोठारी नदी से जल की आपूर्ति करने की परियोजना चल रही है, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है, जो कि इन झीलों को जलापूर्ति करने के लिए ये परियोजना चल रही है वर्तमान में। अगली हमारी नदी है जाखम नदी। तो जाखम नदी का उद्गम पूछे तो बहर माता की पहाड़ी जो कि छोटी चादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है, जो कि उदयपुर में बहती हुई बेणेश्वर नामक स्थान पर डूंगरपुर जिले में सोम नदी में आकर मिल जाते हैं, जहाँ पर सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, कहाँ पर, तो छोटी चादड़ी प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, तो 81 मीटर है। यहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए मैंने बोला है, नोट्स बनाते रहिए साथ में। और सीता माता अभ्यारण्य जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी जाखम नदी के किनारे स्थित है। तो हमारी अगली सहायक नदियों में देखा तो ईरू नदी जिसका उद्गम प्रतापगढ़ से होता है, जिसका जो कि माही बजाज सागर बाद में आकर माही नदी में विलीन हो जाती है। चाप नदी जो कि उद्गम कहाँ से होता है, बांसवाड़ा से होता है, जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा पर माही नदी में मिल जाती है। अगली हमारी नदी है सहायक अनास नदी, जिसका उद्गम अम्बेर मध्य प्रदेश से होता है। मिलड़ी खेलड़ा बांसवाड़ा नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है, एवं गलियाकोट नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती हैं। तो अनास नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान की ही परियोजना है। तो अनास नदी का उद्गम अम्बेर मध्य प्रदेश से होता है, और राजस्थान में कहाँ पर आकर मिलती है, तो मिलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा में राजस्थान राज्य। अगली हमारी नदी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारी कौन सी नदी है, साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम पूछे तो अरावली की पहाड़ियाँ कोटड़ा नामक स्थान से उदयपुर जिले से होता है, और अरावली की पहाड़ियों से बहती हुई साबरकांठा जिला गुजरात में जाकर गुजरात की सीमा में प्रवेश करती हैं। तो राजस्थान में कुल लंबाई पूछे तो
45 किलोमीटर है और साबरकांठा जिले से बहती हुई आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है या गिरती है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 45 किलोमीटर है एवं गुजरात में पूछे तो 371 है एवं साबरमती नदी की कुल लंबाई पूछे तो 416 किलोमीटर है। और इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, दरोई बांध जो कि गुजरात में है, देवास बांध जो कि उदयपुर में है। देवास सुरंग जो कि उदयपुर की जिलों की जलापूर्ति करती हैं और लंबाई पूछे इस सुरंग की तो 11.5 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमारी साबरमती नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं तो गांधीनगर और अहमदाबाद। जहाँ पर गांधीनगर, जहाँ पर साबरमती, तो 1915 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती नदी के किनारे 1915 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती नदी की सहायक नदियों में देखें तो वाकल से हथमती आदि हैं। तो अगली हमारी सहायक नदी साबरमती की देखें तो वाकल नदी, जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी गोरागांव उदयपुर से होता है। उदयपुर और गुजरात की सीमा पर साबरमती में जाकर मिल जाते हैं। तो वाकल नदी की कुल लंबाई पूछे तो 88 किलोमीटर है। सहायक नदी कौन कौन सी है वाकल नदी की तो मानसी और पारवी। और इस वाकल नदी पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा तो मानसी वाकल, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो वाकल नदी का उद्गम पूछे तो गोगुंदा की पहाड़ी गोरागांव नामक स्थान से उदयपुर से होता है और उदयपुर गुजरात की सीमा पर साबरमती में मिल जाती है। तो अगली सहायक नदी देखें तो सई नदी, जिसका उद्गम पादरना गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है एवं गुजरात में जाकर साबरमती नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 95 किलोमीटर है। सई परियोजना जो कि 1977 में चालू की गई थी और जवाईबाद को यह नदी जलापूर्ति करती है। तो इस प्रकार से ये हमारी सई नदी है। और एक और इम्पोर्टेंट मुख्य नदी है पश्चिमी बनास, जिसका उद्गम नया सानवारा गांव सिरोही से होता है एवं बनासकांठा गुजरात में प्रवेश करती है एवं कच्छ की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो पश्चिमी बनास नदी पर देखें तो कौन कौन से बांध बने हुए हैं। दांतीवाड़ा बांध जो कि गुजरात में है। नगर कौन कौन से इसके समीप तो अबू रोड जो कि सिरोही, डीसा जो कि गुजरात हैं। तो बाढ़ से बचाने के लिए स्वरूपगंज परियोजना जो कि सिरोही में चालू की गई है। पश्चिमी बनास इसमें बाढ़ से बचाने के लिए स्वरूपगंज परियोजना जो कि सिरोही में शुरू की गई है। और इसकी सहायक नदियाँ देखें तो सीपू, घोलन, दारवेल और कुकड़ी। और अगली हमारी मोस्ट नदी है परीक्षा की दृष्टि से लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम की बात करें तो नागपहाड़ अजमेर से होता है। और लूनी नदी के उपनाम देखें तो लवणवती के नाम से भी जाना जाता है, मरु आशा के नाम से भी जाना जाता है, आदि खारी और आदि मीठी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से बाड़मेर में बालोतरा तक उसका पानी मीठा होता है और बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है। इसके कारण इसको आदि खारी और मीठी भी कहते हैं। रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में मतलब पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। और अंत सलीला जो कि कालिदास के द्वारा कहा गया था इस नदी का उपनाम। और वैदिक साहित्य में मरुद्वर्धा आदि नाम से बताया गया है। तो ये इसके उपनाम थे कुछ। तो नागपहाड़ से इसका उद्गम होता है, अजमेर के नागपहाड़ से, तब उसका नाम क्या हो रहता है तो अनासागर झील से उद्गम होता है, तब सागरमती के नाम से जानी जाती है। एवं पुष्कर झील से एक उसकी शाखा आती है तो उसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है। एवं अजमेर में गोविंदगढ़ नामक स्थान है, वहाँ पर आकर सागरमती और सरस्वती मिल जाती है, फिर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र देखें तो नागौर जिला, पाली जिला, जोधपुर जिला, बाड़मेर और जालोर जिले में बहती हुई कच्छ की खाड़ी गुजरात में जाकर अपना जल गिराती है। तो इस नदी का उद्गम होता है तो अनासागर अजमेर से होता है, नागपहाड़ से, तो उसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। एवं पुष्कर से जो शाखा निकलती है उसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और गोविंदगढ़ नामक स्थान है, वहाँ पर अजमेर में आकर मिल जाती है तो उसको लूनी नदी के नाम से वहाँ से जाना जाता है। तो लूनी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो 430। कुल लंबाई की बात करें तो 495 है एवं राजस्थान में कुल लंबाई की बात करें तो 330 किलोमीटर है। तो बालोतरा बाड़मेर जो कि लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ नगर है। तो लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ नगर कौन सा है तो बालोतरा बाड़मेर है। यहाँ लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है।
तो लूनी नदी का उद्गम होता है वहाँ से लेकर बालोतरा इस स्थान तक मीठा होता है एवं इस स्थान पे आकर खारा हो जाता है। जालोर में लूनी नदी के प्रवाह को रेल या नेहड़ा कहा जाता है। जालोर में लूनी नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है स्थानीय? तो रेल और नेहड़ा नाम से। और नगर कौन कौन से बसे हुए हैं लूनी नदी के किनारे? तो तिलवाड़ा, बालोतरा और बिलाड़ा, जोधपुर जो कि बसे हुए हैं। और लूनी नदी पर बाँध की बात करें तो 2 बाँध हैं। जसवंत सागर बाँध, इसी बात को पिचियाक बाँध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बाँध कहाँ पे है? जसवंत सागर बाँध तो जोधपुर जिले में है। और नाकोड़ा बाँध जो कि बाड़मेर में स्थित है। लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, सागी, मिठड़ी, लिलड़ी हैं। तो इस प्रकार से लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो लूनी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछे तो बनास नदी। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर। और पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी कांतली नदी। तो इस प्रकार से हमको याद करना है। आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे ताकि नोट्स भी बनाते रहे। कोई इस नोट्स में नहीं हो तो आप लिखते भी रहे। अगली सहायक नदियों की बात करें तो जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम पोडलू गाँव नागौर से होता है और दादिया खारिया गाँव जोधपुर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। और इसके समीप कौन सा नगर बसा हुआ है? तो पीपाड़। लूनी नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जोजड़ी जो कि अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। और लूनी नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दाई ओर से आकर मिलती हैं, जो कि अपवाद है। लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है जो कि दाई ओर से मिलती है? तो वो हमारी जोजड़ी नदी है। और बांडी नदी एक दूसरी सहायक नदी फिर से है लूनी नदी की, तो वो उसका उद्गम होता है हेमावास, पाली जिले से बांडी नदी का उद्गम होता है, जो कि लाखर गाँव जोधपुर में आकर लूनी नदी में विलय या मिल जाती है। इस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो पाली। और इस नदी पर एक बाँध बना हुआ है हेमावास बाँध, जो कि पाली जिले में स्थित है। इसकी सहायक नदी देखें तो मिठड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोडलू गाँव नागौर और एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दाई ओर से लूनी नदी में मिलती है। और बांडी नदी का उद्गम पूछे तो हेमावास, पाली, जहाँ इस नदी पर हेमावास बाँध जो कि पाली जिले में बना हुआ है। अगली हमारी नदी है जवाई नदी। तो उद्गम की बात करें जवाई नदी की तो गोरैया गाँव पाली जिले में होता है, जो कि जालोर में बहती हुई गुड़ा बाड़मेर में जाकर लूनी नदी में मिल जाती हैं। तो इसके किनारे नगर कौन कौन से? तो सुमेरपुर, एरनपुरा, आहोर आदि जो कि नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। और इस नदी पर बाँध कौन कौन से बने हुए हैं? तो जवाई बाँध जो कि सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। जवाई बाँध कौन सी नदी पे है? तो जवाई नदी पर है। तो जवाई नदी पर बाँध बना हुआ है जवाई बाँध, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जवाई बाँध को। सही परियोजना जो कि कोटड़ा उदयपुर में इसी नदी से निकाली गई है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग भी यहीं पर स्थित है। तो सहायक नदियों की बात करें तो खारी नदी का उद्गम की बात करें तो शेरगांव, सिरोही, जालोर है। और अगली हमारी सहायक नदियों में देखें तो सुकड़ी नदी, जिसका उद्गम देसूरी पाली से होता है, जालोर में बहती हुई समुद्री बाड़मेर में आकर लूनी नदी में मिल जाती हैं। इसके किनारे नगर कौन कौन से हैं? तो जालोर, सोजत, पाली है। और सुकड़ी नदी पर कौन सा बाँध बना हुआ है? तो बाकली बाँध जो कि जालोर जिले में बना हुआ है। तो देसूरी किनाल कहाँ पर है? पाली में। और केवड़ा किनाल पूछे तो उदयपुर में है। और सागी नदी, जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से होता है एवं गांधव बाड़मेर में आकर लूनी नदी में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन था। आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और सुना, इसलिए बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और जब भी पढ़ने बैठो दोस्तों पेन और कॉपी अपने साथ में लेकर बैठा करो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मोस्ट होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, तो स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो उनको अपनी कॉपी में उनको अच्छी तरीके से लिख दिया करो, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन या पॉइंट हमसे छूटे नहीं। तो इस प्रकार से हमारी क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही विराम देते हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबाइए और लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए।
और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि आप सभी के अंदर एक ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए कि लक्ष्य को पाना, मतलब टारगेट दिखना चाहिए, तो टारगेट अपने आप पास में आता रहेगा और आप मंजिल तक